नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मानवेन स्पीक्स पर। और आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो विधानसभा चुनाव से पहले जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं बिहार में वो तेज हैं। और सभी पार्टियां, चाहे कोई भी बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, कोई भी ये मौका नहीं जाने देना चाहता। सब चाहते हैं कि बिहार में उनकी सत्ता हो। सब ने कमर कस ली है, सब ने एक तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर ली है। तो बिहार के विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत सारी भविष्य की राजनीति तय करेंगे। इस वजह से भी बहुत सारे नए गठबंधन बन सकते हैं, बहुत सारे गठबंधन टूट सकते हैं, या पता नहीं बिहार की राजनीति किस ओर करवट लेगी। बिहार में 4 प्रमुख दल हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि इन चारों दलों के इर्द गिर्द ही राजनीति अभी बिहार की घूम रही है। सबसे बड़ा उसमें कोई नाम है तो वो है जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड का लास्ट के 20 सालों में जो प्रभाव बिहार की राजनीति में रहा है, उन उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। चाहे वो सीटें कम लाएं, चाहे सीटें ज़्यादा लाएं, उनका प्रभाव बिहार की राजनीति में बना हुआ है। और वो किंग हैं, किंग मेकर तो रहते ही रहते हैं और उन्हीं का किंग बनता है, ये बिहार की राजनीति में बहुत ही स्पष्ट है। और नीतीश कुमार ही हमेशा चेहरा बनेंगे, ये भी स्पष्ट है। जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद से वही मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, चाहे पार्टी साथ में कोई और हो। और इसके लिए कोई वैकेंसी उन्होंने नहीं छोड़ी है, चाहे कोई भी पार्टी कितना भी कोशिश कर ले। सबसे बड़ा जो चेहरा है वो नीतीश कुमार ही हैं बिहार में। और वो शायद इस चुनाव में भी अपने आप को रिलेवेंट बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। बिहार की राजनीति में एक अपना दबदबा बनाने वाले लालू यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार में। और उनकी पार्टी और उनके परिवार का बहुत प्रभाव रहा है। जिस तरह से मंडल से पूरे देश की राजनीति बदली और उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार में राजनीति सबसे ज़्यादा बदली, उसका सबसे बड़ा फायदा अगर बिहार में किसी को मिला है तो वो है लालू यादव। लालू यादव वैसे तो जेपी आंदोलन से निकले थे, पर उनको असल पहचान मंडल आयोग के आने के बाद मिली। और वो मुख्यमंत्री तो बन गए थे, पर उनका राजनीतिक जो विस्तार हुआ उसके बाद ही हुआ। और इसलिए वो वीपी सिंह को बहुत धन्यवाद भी देते हैं। अगर आज भी कभी आप उनका पुराना इंटरव्यू उठा के देख लीजिए तो वो इसके लिए वीपी सिंह को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गट्स दिखाया और मंडल आयोग को लागू किया। तो लालू यादव की पार्टी और लालू यादव खुद, उनका पूरा परिवार बिहार की राजनीति में एक वर्चस्व की तरह है और शायद लंबे समय तक भी रह सकता है। अब रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस एक तरह से पिछलगुआ है राष्ट्रीय जनता दल की, पर कांग्रेस ने अपनी हालत खुद ही ऐसी करी है। उन्होंने कभी लीडरशिप खड़ी करने की बात नहीं करी। जब उनको लग गया कि नहीं, अब लालू यादव इतने बड़े हो गए हैं कि अब इनको हटाना मुश्किल है, तो वो लालू यादव के पीछे लग लिए। इनफैक्ट जो उनके नेता भी बिहार में बड़े होते हैं वो भी तभी बने रह सकते हैं जब उन पर लालू यादव की कृपा हो। और ये कांग्रेस की हिस्ट्री बन चुकी है। आप अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों की भी कहानी देखेंगे तो सारे लोगों को ये समझ में आता है कि लालू परिवार के सामने अगर आप झुकेंगे तो ही आप आगे चल सकते हैं। ये बिहार में एक सच्चाई बनती जा रही है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस हालांकि बहुत कमजोर हो चुकी है, संगठनात्मक तौर पर भी वो एक तरह से उधार की जिंदगी जी रहे हैं, उनका कोई अपना वजूद नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में थोड़ा प्रदर्शन ठीक रहा भी, पर आप उसको इतनी बड़ी सफलता नहीं मान सकते कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस खुद भी इसको इतनी बड़ी सफलता नहीं मानती। बिहार में दलित राजनीति का भी बहुत बड़ा प्रभाव है, इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी जैसी पार्टियां बहुत मजबूत स्थिति में है बिहार में। चाहे रामविलास पासवान हो या ना हो, उनकी पार्टी और उनकी पार्टी का कद बढ़ता ही रहता है। जब वो थे तब भी डोमिनेंस में थे और वो एनडीए के साथ ही जुड़े रहे, और उसके जाने के बाद के पुत्र ने एक तरह से अपने आप को सिद्ध कर दिया है कि वही उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। अब चिराग पासवान मंत्री हैं और बिहार की राजनीति में एक बड़ा रोल अदा करते हैं। 5 उनके सांसद हैं। उसके बाद भी बीच में नीतीश कुमार का विरोध करने के बावजूद वो एनडीए में बने रहे और अपने आप को एक अलग तरह से पहचान दिलाई है। पार्टी के विघटन के बाद भी ये प्रभाव बना हुआ है और चिराग पासवान ने उसकी दावेदारी इतनी मजबूत पेश कर दी है कि अब वही रामविलास पासवान की जो विरासत है उसको आगे संभालेंगे। एक नई पार्टी की भी चर्चा है, जनस्वराज पार्टी, जिसको प्रशांत किशोर लीड करते हैं। प्रशांत किशोर जो कि एक राजनीतिक रणनीतिकार थे, उन्होंने पता नहीं कितनी पार्टियां, सरकारें और कितने कितने बड़े राजनेताओं के साथ काम किया, और उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, अब उनको राजनीति में नया कदम उठाना है। हालांकि उन्होंने ज्वाइनिंग तो जेडीयू के साथ करी और उसके बाद जेडीयू में काम किया, नीतीश कुमार के सबसे करीबी लोगों में माने जाते थे एक समय पर उसके बाद धीरे धीरे उन नीतीश कुमार का भी उनसे मोह भंग हो गया और उनको भी लगा कि नहीं, अगर राजनीति में अलग पहचान बनानी है तो शायद अलग रहने में ही फायदा है। तो उन्होंने जनस्वराज पार्टी का ऐलान किया। अभी हाल ही में, पिछले साल ही, उन्होंने अक्टूबर में 2 अक्टूबर के दिन अपनी पार्टी लॉन्च करी और उसके बाद उन्होंने बिहार में अपनी पार्टी का शुभारंभ कर दिया। आज नहीं तो कल प्रशांत किशोर भी बिहार की राजनीति का एक मजबूत स्तंभ होंगे, क्योंकि उनको राजनीति करनी आती है, उनको मुद्दों की पकड़ है, तो एक उनका भी प्रभाव बिहार की राजनीति में रहने वाला है, वो कम नहीं होगा। बिहार के विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव का भी बड़ा योगदान
स्थान रहने वाला है। जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी उम्मीदें जताई जा रही थी कि महागठबंधन बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। उसकी वजह एक ये भी थी कि चुनाव के ठीक पहले ही नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए थे। उसके पहले तो यही लग रहा था कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पूरा ही बिहार का चुनाव पलट देंगे और बीजेपी के लिए बड़ी खराब स्थिति होने वाली है बिहार में। पर अचानक से ऐसा मोड़ आया कि नीतीश कुमार बाहर आ गए और वो उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया और उसके बाद से पूरा का पूरा बिहार का जो राजनीतिक समीकरण था वो बदल गया। नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि आज भी पूरी बिहार की राजनीति उनके चारों तरफ घूमती है। भले कितना वोट मिले, कितनी सीट मिले, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, पर बिहार की राजनीति का केंद्र नीतीश कुमार ही हैं और वो जिसके साथ भी रहते हैं उसको यही जताते हैं कि वो पूरे डेडिकेशन के साथ उस पार्टी के साथ हैं। चाहे जब वो आरजेडी के साथ थे तब भी यही हाल था, जब आज वो बीजेपी के साथ हैं तब भी यही हाल है। लोग उनको भले पलटू राम कहें पर उनका राजनीति करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है और उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिखा दिया। मोदी विरोध में उन्होंने इंडिया गठबंधन को खुद खड़ा किया, उसके संयोजक ना बनने पर नाराजगी जताई और छोड़ के चले आए और उसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर महागठबंधन को एक करारी हार दी बिहार में। खुद 12 सीटें लेके आए, बीजेपी को भी 12 सीटें मिली। पर आप ये देख रहे होंगे कि एनडीए ने एक विपरीत परिस्थिति में, अगर आप यूपी से कंपेयर करेंगे तो बिहार में उनके रिजल्ट बहुत अच्छे थे और इन रिजल्ट्स का विधानसभा चुनाव में बहुत प्रभाव होने वाला है। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव एक तरह से कह लीजिए कि रिफ्लेक्शन है। अगर बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव में जाते हैं विधानसभा में तो परिणाम कमोबेश, क्योंकि नीतीश कुमार का हो सकता है आखिरी चुनाव हो, तो एक प्रचंड जीत में बदल सकता है। और बातें तो यहाँ तक भी चल रही हैं कि इस बार लड़ाई 200 प्लस सीटों की है और नीतीश कुमार उस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं जिसमें कि वो एक प्रचंड जीत दर्ज कर सकते हैं और जाते जाते वो जो पलटू राम का भी तबका है वो अपने आप से हटाना चाहते हैं और अब वो बीजेपी के साथ ही रहना चाहते हैं। ऐसा वो कई बार क्लियर कर चुके हैं। पर राजनीति है और नीतीश कुमार है, कब कहाँ पलट जाए आप किसी को नहीं बता सकते। अभी हाल फिलहाल में कुछ खबरें चली कि नहीं वो फिर से वापस जा सकते हैं। लालू यादव ने भी उनको अप्रोच किया, ऐसा बताया जाता है। और बहुत सारे लोग गाहे बगाहे, आप जब से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आए हैं आज तक आप देखेंगे तो हर दूसरे दिन ये न्यूज़ आ जाती है कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं और वो फिर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, वो फिर आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं और शायद ये विधानसभा उनके आखिरी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इस वजह से भी वो पूरे दमखम से लड़ेंगे और अपनी पार्टी को एक लेगेसी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। वो भले उनके परिवार से कोई नहीं है पर उनकी लेगेसी ज़रूर कोई कैरी फॉरवर्ड करेगा और उनकी पार्टी में कई बड़े नेता हैं जो कि जेडीयू को संभाल सकते हैं और उन पे ही नीतीश कुमार का एक पूरा भरोसा है। दूसरा फैक्टर हमेशा से लालू यादव और उनकी पार्टी रही है। तेजस्वी का जिस तरह से 2020 में उभार हुआ था वो आगे उसको बढ़ाने वाले हैं और उसको आगे ही लेकर जाएंगे और हमेशा से लालू यादव की जो लेगेसी है वो उन्होंने तेजस्वी पर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब तेजस्वी इसको कितना बड़ा बना सकते हैं वो उनके ऊपर है, पर 2020 में जिस तरह से उन्होंने शुरुआत करी थी तो लगा था कि तेजस्वी पूरी राजनीति बिहार की समझने लगे हैं और बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पर इन विधानसभा चुनाव में आरजेडी कितना अच्छा करेगी वो देखने वाली बात होगी और उनके पास एक इंटैक्ट वोट बैंक है और एमवाई कॉम्बिनेशन है और लालू यादव का भी एक तरह से कह लीजिए आखिरी चुनाव भी हो सकता है, तो उस वजह से भी उम्मीदें आरजेडी को भी बहुत हैं। इन विधानसभा चुनाव में गठबंधनों के भी बहुत जोर चल रहा है। अभी जो करंट महागठबंधन है उसमें आरजेडी और कांग्रेस मेन प्लेयर्स हैं और अगर आप जो सरकार की बात करेंगे तो एनडीए बड़ा गठबंधन माना जा रहा है। उसमें छोटी छोटी पार्टियां भी हैं जिसमें जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी भी है, बीजेपी भी है, जेडीयू भी है। ये सारे लोग मिलकर एक बड़ा गठबंधन बनाते हैं जो कि बाहर से काफ़ी मजबूत दिखता है। बिहार का जो सोशल स्ट्रक्चर है बहुत ही डिफरेंट है, पूरे इंडिया से उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और अगर आप बात करेंगे बिहार की राजनीति की तो समाजवाद से पूरा प्रभावित रही है वहाँ की राजनीति। वहाँ पर एक तरह से कमंडल की भी राजनीति बहुत चलती नहीं है और ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि बीजेपी इतना कोशिश के बाद भी बिहार में उभर नहीं पाई। क्योंकि आप अगर राम मंदिर आंदोलन की भी बात करेंगे उसके बाद भी बिहार में बहुत बड़ा फैक्टर कुछ क्षेत्रों को छोड़कर राम मंदिर आंदोलन का भी नहीं रहा। इसलिए भी बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार कितने बड़े फैक्टर हैं और उनके बगैर राजनीति करने में कितना नुकसान है। बिहार में जेडीयू को मुस्लिम वोट भी मिलता है और नीतीश कुमार के चेहरे पर मिलता है, भले बीजेपी उनके साथ होती है पर फिर भी मिलता है। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है। ऊपर से बिहार में जाति ऐसा समीकरण है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते और नीतीश कुमार का जो जाति समीकरण है वो अति पिछड़ा और अति दलित का है, तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि उनको बीजेपी को साथ लेना पड़ता है। बीजेपी के पास भी ये कमियां हैं कि उन्होंने न कास्ट
न कास्ट के लेवल पे कोई नेता खड़ा किया, न क्षेत्र के लेवल पे न कोई नेता खड़ा किया, प्रदेश लेवल की तो बात ही छोड़ दी है। जिनको भी आगे किया वो या तो नीतीश कुमार के पिछलगुआ बन गए या तो नीतीश कुमार ने कभी किसी को बढ़ने नहीं दिया। बीजेपी के पास इन मुद्दों की भी बहुत काट नहीं है, वो जाति की राजनीति कर नहीं सकते, वो हिंदुत्व की राजनीति ही कर सकते हैं। तो जाति का जो फैक्टर है वो नीतीश कुमार से सत्ता है, और हिंदुत्व का जो भी हिसाब किताब बिहार में है वो बीजेपी साध लेती है। इस वजह से भी ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग बन जाता है। युवा और रोजगार हमेशा से बिहार के बड़े मुद्दे रहे हैं और उस पर हमेशा चर्चा होती भी रही है। अभी छात्रों का आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से प्रशांत किशोर उसमें इन्वॉल्व हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है प्रशांत किशोर के लिए भी, और युवा कितना इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। पर बहुत सारी पार्टियां जब भी आती हैं सत्ता में, कुछ खास काम युवाओं के लिए किया नहीं, रोजगार के लिए किया नहीं, इसलिए गाहे बगाहे रोजगार के लिए, बाकी सारे मुद्दों के लिए ये नाराजगी बनी रहती है। और एक बड़ा वर्ग है जो कि सरकार से भी नाराज होता है। बिहार एक पिछड़ा राज्य है और शासन प्रशासन कितनी अच्छी स्थिति में है वो तो सभी जानते हैं। हाँ, सुशासन के नाम से मशहूर आप नीतीश कुमार को जरूर देख सकते हैं कि वो कुछ हद तक लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ा ठीक काम करते हैं, पर विकास की स्थिति में बिहार में कुछ काम हुआ नहीं है। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। बिहार के लोग बाहर जाते हैं और एक तरह से प्रवासी का ज़िंदगी जीते हैं, और बिहार में क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो फैक्ट्रियाँ, जो चीज़ें बिहार में कभी हुआ भी करती थी वो भी बंद हो चुकी हैं, और ज़्यादा किसी सरकार ने इस पर प्रयास किया नहीं, जो कि बहुत ज्वलंत मुद्दा है, पर कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो इन चुनाव में हर चुनाव की तरह ये मुद्दे रहने वाले हैं। इनका कितना प्रभाव होगा, कितना वोट में कन्वर्ट होगा, ये देखने वाली बात होगी। पर हाँ, इन मुद्दों से बिहार की राजनीति तय जरूर होगी। बिहार में जातिगत जनगणना का भी एक बड़ा मुद्दा है, और जिस तरह से सेंटर में राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते हैं, और बिहार में खुद जब सरकार में थे नीतीश कुमार के साथ, तो उन्होंने ये मुद्दा बार बार उठाया भी है, और उस मुद्दे को उन्होंने एक तरह से जातिगत जनगणना कराकर बताया भी है कि नहीं, पिछड़ों की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। और ये बार बार ये जो ओबीसी की पॉलिटिक्स आपको समझ में आती है वो इसीलिए है क्योंकि बिहार में ऑलरेडी ये सर्वे हो चुके हैं, पर वो कितना उसमें सफल होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। पर जातिगत जनगणना बिहार जैसे राज्य के लिए एक बड़ा मुद्दा है। जैसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार जिधर जाएंगे सत्ता उधर चली जाएगी, और विधानसभा चुनाव में भी यही होने वाला है। मोटा मोटी तो यही लोग मान के चल रहे हैं, पर इसमें कुछ बदलाव होगा, किधर नीतीश कुमार पलट जाएंगे या क्या होने वाला है, बीजेपी कहाँ जाएगी, रामविलास पासवान की पार्टी का क्या होने वाला है, चिराग पासवान कितना ऊपर जाएंगे, और जो छोटे छोटे गुट हैं उनका कुछ प्रभाव बचेगा भी कि नहीं बचेगा, बीजेपी किसी लीडर को आगे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये सारे सवाल हमेशा हमेशा ज्वलंत रहेंगे, और विधानसभा चुनाव तक आते आते ये और खड़े होंगे। पर जिस तरह से बोलते हैं कि बिहार राजनीतिक तौर पर बहुत मैच्योर है, तो उस मेच्योरिटी का कितना फ़ायदा बिहार के लोगों ने उठाया है ये देखने वाली बात होगी। अगर आप 40 साल में देखेंगे तो राजनीतिक तौर पर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, और ये सब पार्टियां जानती हैं कि इन मुद्दों का कोई असर नहीं होने वाला है। इसलिए जब चुनाव आते हैं तो एकदम मुद्दों से डिरेल हो जाती है चीज़ें, और उन्हीं मुद्दों पे बात होती है जिसका कि कोई आम जनता से लेना देना नहीं है। पर बिहार की राजनीति इतनी अप्रत्याशित है कि कुछ भी हो सकता है। आप सभी इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें, और इसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। आप सब जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। आगे और भी पॉलिटिकल चर्चाएं होती रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।